पेंशन तो है ही नहीं, पेंशन ही नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट वी बीन फाइटिंग फॉर। आपका पूरा रूटीन टाइम टेबल डिसाइडेड है और वो मैं बता रहा हूँ, आपको करना ही है। अगर आपने वो नहीं किया तो आपका मैं कोर्ट मार्शल करूँ। और ये पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ तो कैसे होती है? कोई होती नहीं। आप मुझे बाहर भेजोगे जब मैं अपाहिज हो चुका हूँ, आप मुझे किसी और सर्विस में नहीं जाने दोगे, मैं बाहर जाऊँगा जब मैं अपाहिज हो चुका हूँ, उसके बाद आप मेरे को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दोगे, तो आपको पेंशन नहीं मिल रही, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही, ऑल्टरनेटिव करियर क्या करना है कुछ पता नहीं, मेडिकल कवर नहीं है, आपके बाहर निकलने के बाद इलीगली आपका एजीएम से 1,60,000 रुपये काट लेते हैं विदाउट परमिशन। ऐसी चीज़ें जब सब लोगों को पता है, कैसे मोरल डाउन नहीं है। माई क्वेश्चन इज, डू वी वांट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी और डू वी वांट अ वीक आर्मी? नमस्कार, स्वागत है आपका जन जी वेदा के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम इंडियन आर्मी के शॉर्ट सर्विस कमीशन और अग्निवीर पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जब अग्निवीर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को निकाल दिया जाएगा तो उनका क्या होगा। और इस चर्चा में हमारे साथ मेजर कविश अग्रवाल जी हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिटायर्ड और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर हैं। नमस्कार मेजर जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इनवाइट स्वीकार किया और आप हमारी पॉडकास्ट में आए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। ओके सर, तो सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपने आर्मी क्यों चुना और स्पेशली ये शॉर्ट सर्विस कमीशन क्यों चुना ज्वाइन करने के लिए। आई वेंट टू सेंट कोलंबस स्कूल। आपने बचपन से बात करी है तो सेंट कोलंबस स्कूल इज़ द वन विच शाहरुख खान ऑल्सो वेंट टू। ओके। ऑल्सो दीपक चोपड़ा, राहुल देव, you know, there are many celebrities from St. Columbus School. After that, after my schooling, I went to study law in Mumbai Government Law College. और उसके बाद I went to the army. Okay. Now, why I went to the army? It was, you know, speaking frankly and being completely candid about it, it was an accident. Okay. Okay. Because I was preparing for government services, I was preparing for judicial services specifically, but वो कुछ उस टाइम पे जो ट्रेंड था और शायद आज भी होगा कुछ हद तक, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक कोई भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देते रहते हैं। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशल सर्विसेज, आई वॉज अ लॉयर, आई वॉन्टेड टू बिकम अ जज। हरियाणा का जुडिशरी का प्रिलिमिनरी क्लियर भी हो गया था, बट बिफोर आई कुड अपीयर फॉर द मेंस, ये जैक का नोटिफिकेशन आया आर्मी का, आई अपीयर्ड फॉर इट एंड आई वॉज फॉर्चुनेट टू क्रैक इट, और मे बी यू कैन से आई वॉज अनफॉर्चुनेट इनफ टू क्रैक इट, बट मेरा पहली बार में उसमें सिलेक्शन हो गया था। सो आई वॉज जस्ट अपेयरिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, सो आई हैड नेवर एम्ड टू ज्वाइन द आर्मी। ओके, मेरा कभी वो कोई ड्रीम नहीं था, कोई पैशन भी नहीं था। हालांकि इंडिया में बहुत लोगों का ही पैशन होता है, ड्रीम होता है आर्मी ज्वाइन करना, इट इज़ अ ड्रीम जॉब फॉर मैनी पीपल। आई वॉज ऑलवेज वेरी पेट्रियाटिक बाय नेचर, बट आई personally went to the army mostly as a job, you know, looking for a job. और वो बहुत हद तक लोग, जो कई ऐसे भी होते हैं जो पैशन के लिए नहीं, वो जॉब के लिए ही आते हैं। बहुत हद तक ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत जो कैंडिडेट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो आउट ऑफ पैशन भी आते हैं। आई वेंट देयर आउट ऑफ, यू नो, द एक्साइटमेंट और मे बी, यू नो, द प्रैक्टिकलिटी ऑफ हैविंग गॉट अ जॉब। ओके, दिस इज हाउ इट इज। तो जैसे आपको पता होगा शॉर्ट सर्विस कमीशन में कुछ साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, नहीं। तब नहीं पता था ऐसा कि? ये बात तभी नहीं पता थी। एक्चुअली आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इट इज़ रॉन्गली वर्डेड। ओके। उस समय पता था या नहीं पता था वो बात ही नहीं है। उस समय सिचुएशन ये थी कि हुएवर वाज आस्किंग फॉर परमानेंट कमीशन इन द आर्मी, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होते थे, हुएवर वाज आस्किंग फॉर इट, जिनका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस ठीक ठाक भी था, उनको परमानेंट कमीशन मिल रहा था। उस टाइम तक ट्रेंड ये था। रही बात मेरी, मुझे कभी भी परमानेंट कमीशन नहीं चाहिए था। इनफैक्ट फ्रॉम माई सेकेंड ईयर ऑफ सर्विस ऑनवर्ड्स आई वॉज ट्राइंग टू रिजाइन। ओके, मैंने 1.5 साल की मेरी नौकरी हुई थी, तब से मैंने आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रेजिग्नेशन, इट गॉट रिजेक्टेड। ओके, देयर वर वेरियस रीजंस व्हाई आई वाज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द आर्मी फ्रॉम माई सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। उसके बाद भी आई मेड अदर अटेम्प्ट्स टू गेट आउट, and so there are, you know, I never opted for permanent commission at any point of time. 10th year of service में मैंने खुद से voluntarily लिख के दिया कि मुझे permanent commission नहीं चाहिए, you please detail me on a DGR course for resettlement, जो Directorate General of Resettlement के courses होते हैं। So I was privileged, I was fortunate to go to IIM Calcutta, तो वहाँ से मैंने 24 हफ्ते का एक मैनेजमेंट में कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। So I never opted for PC, permanent commission. ये कहना गलत होगा कि हमें पहले से ही पता था। हाँ, ये बात पता होती है कि 10 साल बाद परमानेंट कमीशन मिले या ना मिले, लेकिन सी आई एम अ लॉयर, लेट मी टॉक लाइक अ लॉयर। सो देयर इज समथिंग नोन एज द थियरी ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। ठीक है,
अब देखिए, आप इस रूम में बैठे हैं, लेट अस से मेरा ऑफिस है, आप इस रूम में मेरे ऑफिस में आने से पहले आपको पता है कि मैं आपको कभी भी यहाँ से भगा सकता हूँ, ठीक है, मैं कहूँ गेट अप एंड गो आउट एंड गेट लॉस्ट, आपको ये बात पता है। अब मैं आपको अभी समय कह दूँ गेट लॉस्ट, हाउ विल यू फील? बहुत बुरा लगेगा। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इट विल हैपन, ओके। यू आर, आपको लगता है कि यार ठीक है, एक व्यक्ति, अगर मैं इस व्यक्ति के ऑफिस में आ रहा हूँ, कम से कम, अच्छा मैं आपको कहता हूँ कि यार ये यहाँ पे सोफा खाली पड़ा है, यू कीप स्टैंडिंग ओवर देयर, आई एम नॉट इवन ऑफरिंग यू अ चेयर टू सिट, आई एम नॉट इवन, यू आर गेस्ट, you have come from 5 hours of journey, I am not even offering you a glass of water to drink, that is not expected. आप expect करते हैं, आप किसी के घर में आएंगे, किसी के ऑफिस में आएंगे, आपको कम से कम एक पानी का ग्लास मिलेगा, ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक अगर बिहेवियर रहा तो एक चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ ऑफर कर दिया जाएगा, कुछ स्नैक्स ऑफर कर दिया जाएगा, कम से कम एक बैठने की जगह मिलेगी इज्जत से, तहजीब से। दिस इज कॉल्ड बेसिक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो जो बंदा शॉर्ट सर्विस कमीशन में उस टाइम, जो लोग ज्वाइन हो रहे थे, कमीशन हो रहे थे शॉर्ट सर्विस कमीशन में, उनकी ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा अगर सर्विस ठीक ठाक भी रहेगा, आई एम नॉट एन आउट परफॉर्मर, आई एम नॉट एन ओवर अचीवर, आई एम जस्ट डूइंग मीडियोकर, मैं अपने कोर्सेज में ठीक ठाक करते आ रहा हूँ, मेरी सर्विस रिकॉर्ड, मैंने कोई क्राइम नहीं कर रखे, मेरा कोई इनडिसिप्लिन नहीं हो रखा है, मैंने किसी से बदतमीजी नहीं कर रखी, मैंने किसी से मार पिटाई नहीं कर रखी, आई विल गेट परमानेंट कमीशन। दैट वॉज द ट्रेंड इन दोज टाइम्स। लोग यही सोच करके आते थे। तो जो व्यक्ति ये सोच करके आ रहा है, उसको परमानेंट कमीशन, अगर आपने एकदम से ट्रेंड चेंज कर दिया विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, विदाउट गिविंग एनी इंटीमेशन, विदाउट गिविंग एनी नोटिफिकेशन, मान लीजिए कि आप वहाँ पे, यहाँ पे मेरा ऑफिस है, इसमें मैं कुछ, जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के क्लिनिक में जो भी सारे पेशेंट आ रहे हैं, मैं उन्हें बैठने के लिए चेयर ऑफर कर रहा हूँ, सीट ऑफर कर रहा हूँ, उन्हें पानी दे रहा हूँ, वट एवर इट इज़। आप आ रहे हैं, आपका 101 नंबर है, सडनली मैं कहता हूँ नहीं भाई मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा अब है, आपको कैसा लगेगा? ठीक है, यू विल बी शॉक्ड, राइट, यू विल थिंक यार एकदम से क्या हो गया भाई, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अगर मुझे पता होता कि ये डॉक्टर साहब इतने इस तरीके का इनका नेचर है, या ये इतने बड़े वियर्ड हैं कि मुझे बैठने के लिए एक स्टूल तक नहीं देंगे, तो यार मैं किसी और डॉक्टर के पास चला आता। या अगर आपको इतनी आपत्ति है मेरे बैठने से, आप मुझे पहले ही बताए थे कि एक बाहर नोटिस लगाए थे, या कि भाई हम बैठने नहीं देंगे, या आपका ट्रेंड ऐसा होता मुझे दिख रहा होता, तो मुझे खुद ही पता चल जाता कि यार यहाँ पे बैठने को नहीं मिलेगा, फिर मैं अपनी मर्जी से अगर आता तो मैं उसके लिए जिम्मेदार होता। लेकिन मैं देख रहा हूँ इतने लोगों को कि इन लोगों को सीट मिल रही है बैठने के लिए, मैं 5 घंटे की जर्नी करके आया हूँ, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, यार मेरे को बैठने भी नहीं दे रहे, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? एटलीस्ट यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी इन एडवांस। नाउ अनदर थिंग इज दैट, एक तो सडनली जो नोटिफिकेशन आया कि एकदम से परमानेंट कमीशन का जो रेशो है जिन लोगों को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, दैट इज़ वन। सेकेंडली, एक और इसमें जो पेक्यूलियर बात है आर्म फोर्सेज में, वो ये है कि सी व्हेन यू आर सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, ट्रू, ओके, एज अ करियर, एज अ मोड ऑफ मेकिंग मनी, एज एन ऑल्टरनेटिव, education is also very difficult. You cannot do anything properly other than your military duties itself. Okay? अभी आप कॉलेज के टाइम से आपने अपना ये जो स्टार्टअप स्टार्ट किया, यू आर डूइंग वट एवर यू वांट, और अभी आप यहाँ पे जो भी आप अपना स्टार्टअप का काम कर रहे हैं, इसके साथ लेटेस्ट से आपके पास से कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, आप अगर चाहें, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप वो ग्रैब कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू हैव अपॉर्चुनिटीज, राइट। अगर मान लीजिए आपको विदेशी जॉब मिले, ठीक है, आपको मिलती है जॉब, 5 करोड़ रुपए साल का आपको पैकेज मिलता है, लेट अस टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल थिंग्स, यू कैन टेक इट अप। अगर आपका मन करता है कि मैं अपने स्टार्टअप को आज ही खत्म करके इसको बेच दूंगा, जो भी अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, आई विल गो एंड डू दैट जॉब, यू कैन डू दैट, राइट, यू आर फ्री। तो एक तरफ आपने हमें ये दिखाया कि भाई सबको अभी तक जिन जिन का रिकॉर्ड ठीक है उनको हम परमानेंट कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मैं आऊँगा, मुझे भी, सॉरी, मैं अगर अपना बात बोलूँगा तो फिर जो ट्रोलिंग करेंगे उनको लगेगा कि इसको परमानेंट कमीशन चाहिए था। भाई लोग, मुझे परमानेंट कमीशन कभी नहीं चाहिए था, मैं सेकेंड ईयर से रिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा था। आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो इन लाइफ, दो आई एम वेरी पेट्रियोटिक, ओके। सो आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि मिस्टर अभय हैं, मिस्टर अभय को लग रहा है कि मैं आर्मी में अगर मैंने ठीक ठाक भी परफॉर्म कर लिया तो मुझे 10 साल के बाद परमानेंट कमीशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए मिस्टर अभय को 8th ईयर या 9th ईयर या 10th ईयर में पता चल रहा है
कि यार ये तो एकदम से सिस्टम बदल गया, ये मुझे परमानेंट कमीशन तो देंगे नहीं। और इतने टाइम तक मैं और कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी जब सर्विस का 3rd ईयर था तब मुझे एक बहुत बढ़िया जॉब ऑफर मिल रहा था कैलिफोर्निया में। आई वुड हैव गॉन देयर, आई वुड हैव वर्कड एज अ साइंटिस्ट, ओके, मे बी आई वुड, लेट अस से आई वुड हैव वर्कड फॉर नासा। मुझे नासा से मिल रहा था $2 million पर ईयर का पैकेज, लेकिन मैं तो वो ले ही नहीं पाया। मतलब इतना किसी को भी, यू नो, वेरी हाइपोथेटिकल फिगर्स आई एम गिविंग, लेट अस से यू वर गेटिंग सम गुड जॉब, आप वो भी नहीं ले पाए क्योंकि अलाउड ही नहीं है। आर्मी में रहते हुए या नेवी एयरफोर्स में रहते हुए आप कोई और जॉब का ऑप्शन भी नहीं कंसिडर कर सकते, और रिजाइन भी नहीं कर सकते। रिजाइन भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने किसी का चोरी छुपे इंटरव्यू दे भी दिया, आपने नासा का इंटरव्यू दे भी दिया, ओवर फोन, ओवर ईमेल, व्हाटएवर, ओवर, यू नो, दैट वीडियो कॉल, आपको वो बुला रहे हैं, आर्मी विल नॉट लेट यू गो, आप रिजाइन नहीं कर सकते। तो एक तरफ ये इशू है कि आप 7, 8, 9 साल तक आपने अपना आर्मी में जी जान झोंक दिया, क्योंकि आप जब कुछ और कर ही नहीं सकते तो आप आर्मी में अपना पूरा एफर्ट डालेंगे, पहली बात। सेकेंडली, आर्मी में थोड़ा जो रैंक स्ट्रक्चर है वो स्टीप होता है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। तो मान लीजिए जैसे कि 5 में से एक ऑफिसर बनेगा कर्नल, सिलेक्शन ग्रेड। अब मेरे को ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं पता है, लेट अस से 30-40% विल बिकम फुल कर्नल्स एट, यू नो, सिलेक्शन ग्रेड, एंड 60-70% पीपल विल गेट सुपरसीडेड, वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में सुपरसीड जाएंगे। तो आपके लिए देखिए, मतलब 10 बच्चों में से, 10 ऑफिसर्स में से 3 बनेंगे, 3 को मिलेगा टाइम से प्रमोशन और 7 छट जाएंगे। अब आपको उन 3, आपको परफॉर्मर बनना है, यू हैव टू आउट परफॉर्म दो 7 guys, you have to come first in the class, then only you will become colonel or brigadier or major general. So you have been putting your heart, blood and soul, okay, you've been, you know, giving your blood and you know, sweat and tears and everything to the job, to your passion, to the army, you know, you've been doing everything which is possible. उसके बाद एक तो आपने अच्छे जॉब ऑफर्स छोड़े, ठीक है, जो आपको पॉसिबली मिल सकते थे। यू कुड हैव बिकम एन IAS ऑफिसर, यू कुड हैव बिकम एन एस्ट्रोनॉट एट नासा, यू कुड हैव बिकम व्हाटएवर, यू कुड हैव गॉन अब्रॉड एंड सेट अप अ $multi-million बिजनेस। वो सब आपने छोड़े क्योंकि आपको छोड़ने के लिए सिस्टम ऐसा है कि आप मजबूर थे, कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, आप रिजाइन भी नहीं कर सकते प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि रेजिग्नेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। इन लोगों को कोर्ट में केसेस फाइल करने पड़ते हैं, जैसे कि हम अभी लड़ रहे हैं। एज अ लॉयर आई एम डूइंग केसेस इन दी AFT, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। रेजिग्नेशन केसेस हम AFT में फाइल करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होगी उस केस में भी नहीं, उसको भी नहीं करना देते, बहुत मुश्किल होता है वो। 99% इट इज रिजेक्टेड एज अ मैटर ऑफ रूटीन, वो बहुत मुश्किल है, उसका अलग तरीका होता है, उसके लिए केस वेस फाइल करना पड़ता है। तो आपको आपकी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज गई, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गई, आपको अब्रॉड जाने के मौके गए, ठीक है, आप रिजाइन नहीं कर सकते, आप हायर एजुकेशन अक्वायर करने के भी आपके मौके गए। लेट अस से यू वांटेड टू डू MTech फ्रॉम हार्वर्ड, फ्रॉम व्हाटएवर, यू नो, इंडिया की भी कोई ISB से, IIM से, आप कोई अच्छे कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से आप अपना हायर एजुकेशन अक्वायर करना चाहते हैं, वो भी आप नहीं कर सकते। आपके सारे मौके गए। उसके बाद एकदम से, और आप अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, उसके बाद एकदम से 8th, 9th या 10th ईयर सर्विस में पता चला कि भाई मेरे को तो यहाँ से भी निकाल रहे हैं, मुझे तो परमानेंट कमीशन भी नहीं दिया। तो आप ना वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे। अब आपकी एज हो गई 35, 36, 38 समथिंग। अब आप इतनी एज हो गई, आप कोई सरकारी नौकरी के लिए बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको एज रिलैक्सेशन देंगे 5 साल का। लेट अस से 38 की एज में वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला करके आपकी एज हो गई 33 फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग द एग्जाम। Now in certain jobs the age limit is 30, 32, whatever, like I think in UPSC it is 32 probably if I'm not wrong. Yeah, around 30, 32 जनरल कैटेगरी, ओके। तो भाई उसके लिए भी ओवरेज हो गए, मतलब हर तरफ से गए। उस टाइम तक फैमिली रिस्पांसिबिलिटी भी आ Family, जाएगी। you imagine how much responsibilities you have, no? Let us say a person of 38 years of age, आप अपने आसपास के लोगों को देखना जो आपसे थोड़े 10, 12, 15 साल लोग बड़े होंगे, generally they are married, happily or unhappily. These days many people are unhappily married. Many persons are happily divorced. Many persons are unhappily divorced. ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं मिड लाइफ क्राइसिस उनकी लाइफ में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 34, 35 साल, 38 साल की उम्र में। सम पीपल आर गोइंग थ्रू डिवोर्सेस नाउ। वो डिवोर्सेस में दे आर, यू नो, बर्निंग अ फॉर्च्यून ऑन लॉयर्स, पुलिस। वी नो अतुल सुभाष's केस, हाउ मेनी टाइम्स ही हैड टू ट्रैवल फ्रॉम बैंगलोर टू जौनपुर। तो वहाँ पे वो करप्शन का सामना कर रहे हैं। हाउ ओल्ड वाज ही? वाज 34, अतुल सुभाष। यस, ही वाज 34, आई नो हिज केस। तो 34 से आफ्टर 30s आपका मिड लाइफ क्राइसिस स्टार्ट होने की ज़्यादा जनरली, यू नो, एज पर रेशो, अगर आप देखें आंकड़े निकाल के आप गूगल में डाल के देखना कि मिड लाइफ क्राइसिस या ज़्यादातर लोगों की जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मोस्टली दे आर स्टार्टिंग आफ्टर 30s, यू नो।
सो 30s में यू आर मैरिड, इवन इफ यू आर हैप्पीली मैरिड, यू गॉट 1 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन, आपको उनका खर्चा उठाना है, आपके एजिंग पेरेंट्स हैं, आपको उनकी देखभाल करनी है, उनके खर्चे उठाने हैं, अनलेस दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, आपके बीवी बच्चे हैं या हस्बैंड और बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, आपको उनका फाइनेंशियली देखभाल करना है, वो आप एकदम से उससे गए। अच्छा, फिर ये जो बंदा, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला ऑफिसर जो नौकरी से इस तरीके से निकाला जा रहा है, उसको मेडिकल कवर भी नहीं है और जो पेंशन मिलती है वो भी नहीं है। पेंशन तो है ही नहीं, पेंशन ही नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट वी बीन फाइटिंग फॉर। वी बीन प्राइमरली फाइटिंग फॉर पेंशन, बिकॉज पेंशन ना आने के साथ साथ what we also lose out is our dignity. See, the primary reason why anyone wants to join the defense forces other than getting into a job is that it is a highly dignified service, and you get a lot of respect, veneration from the society, and that is what you want. हर एक फौजी को अल्टीमेटली कुछ चीज चाहिए ना, बिल्कुल, अगर मैं उसको मूल शब्दों में कहूँ, बिल्कुल फंडामेंटल शब्दों में, तो वो है सम्मान। हाँ, सम्मान चाहिए, और साथ ही साथ एक वो बनी रहती है कि पेंशन आएगी हमारी लाइफ के, उसके बाद भी पेंशन आती रहेगी। इन केस मेरे को भी कुछ हो गया तो भी मेरी फैमिली के लिए पेंशन आती रहेगी। तो अगर आप किसी व्यक्ति को ये कह रहे हैं उससे 10 साल 14 साल 15 साल काम करवाने के बाद कि यार आपको हम प्रॉपरली एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी नहीं दे रहे, जो कि अभी कुछ साल पहले तक नहीं दे रहे थे, अब स्टार्ट किया है शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए, लेकिन हम आपको पेंशन भी नहीं देंगे, सो इट इज हर्टिंग आवर सेल्फ एस्टीम, इट इज हर्टिंग आवर डिग्निटी। मेडिकल भी कवर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति ने जिसने फौज में, आर्मी में स्पेशली, ईमानदारी से नौकरी करी है 10 साल, ही हैज़ 2, 3, 4, 5 इंजरीज और डिसेबिलिटीज और एलिमेंट्स। किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को थायराइड की बीमारी, किसी को शुगर की बीमारी, किसी को लो बैक एक, किसी को पैरालिसिस। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज एंड इंजरीज विच यू सफ़र if you are serving in the armed forces. ये थायराइड बीपी तो जो जनरल लाइफ की हो गई, ये तो लाइफस्टाइल की वजह से होगी ना? ये लाइफस्टाइल की वजह से बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप आर्मी में हैं, आपका लाइफस्टाइल आप खुद डिसाइड करना है या आर्मी डिसाइड कर रही है? कि आपको पीटी में क्या करना है वो मैंने बता रखा है, आपको गेम्स क्या खेलना है, फुटबॉल खेलोगे या वॉलीबॉल खेलोगे या बास्केटबॉल खेलोगे, ठीक है, या उसमें भाग दौड़ की प्रैक्टिस करोगे, उसमें क्या करोगे वो भी मैंने बता रखा है। 3 टाइम का मील मैंने डिसाइड कर रखा है, संडे का भी रूटीन मैंने डिसाइड कर रखा है, बाय द वे संडे को कोई छुट्टी नहीं है प्रॉपर। तो अब ये बताइए कि लाइफस्टाइल आप खुद बना रहे हैं अपनी या मैंने बना रखी है? और लाइफस्टाइल बना दी पूरी? हाँ। इसमें मतलब कोई डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट तो खाने में जो मिलता हो वो तो हेल्दी मिलता होगा ना? नहीं, खाना ठीक है, खाने में मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खाने में क्या मिल रहा है वो मैंने डिसाइड कर रखा है। लाइफस्टाइल डिजीज, यस इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लाइफस्टाइल? आर्मी। It is the organization which is responsible. See, with all due respect to the Indian Army is a very good organization. It is far better than any other private or government organization or corporates or anything else. इस सब मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं है। आर्मी में करप्शन बहुत कम है। आर्मी को आप मेरे को एक एग्जांपल बताइए जहाँ पे आर्मी ने इस देश को फेल किया हो। इंडिपेंडेंट इंडिया में मुझे तो ऐसा कोई एग्जांपल नहीं पता। उससे आज़ादी से पहले भी आई थिंक इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडियन आर्मी टाइम्स I think we never failed. The army never failed the nation, or maybe the British rulers, whatever it is. So, army is a very good organization. I'm not saying that it is not, but the point is that lifestyle has been decided by the army. So, if it is a lifestyle disease, the individual should not be blamed for it. Yeah, true. He is doing whatever you have told him to do, whatever you have ordered him to do. अगर वो नहीं करता तो आप उसको अलग से पनिशमेंट दे रहे हो। खाने में कोई ऑप्शंस ही नहीं है यार। अगर आप भाग दौड़ कर कह रहे हो भाई मैं भाग कर कह रहा हूँ मुझे तो भूख लगेगी, ठीक है, आई वॉज क्वाइट ए फूडी, मेरे को आज ही भूख लगती है, मैं तो अच्छा खासा चेप लेता हूँ। अब अगर वो थोड़ा बहुत हेल्थ को नुकसान करेगा तो यार आई कॉन्ट हेल्प इट बिकॉज दैट इज ऑल दैट देयर इज टू ईट। आई डोंट वांट टू स्टार्व। मतलब ठीक है थोड़ा हेल्थ को नुकसान हो जाए यार, लेकिन भूखा थोड़ी मरना है। तो लाइफस्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट ये नए जो GMO आया है, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स और एंटाइटलमेंट रूल्स, जो कि 21 सितंबर 2023 में आए हैं, उसके तहत 98% लोगों की, 99% लोगों की डिसेबिलिटी पेंशन सरकार ने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपको ये सारी जो बीमारियां ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, और जो बाकी जिसमें पहले 30, 40, 50% डिसेबिलिटी परसेंटेज मिल रही थी, अब उसको 5% कर रहे हैं, किसी को 2% कर रहे हैं। अगर आपकी अनलेस 20% हिट नहीं हो रही है डिसेबिलिटी की परसेंटेज, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलना अलाउड नहीं है। सो दिस इज ऑल अ फार्स।
ये लाइफस्टाइल डिजीज दिस अप्लाइज टू सिविलियंस। और फिर इसमें द आइसिंग ऑन द केक इज दैट अगर आपको लग रहा है कि जॉब से मेरे को हेल्थ में नुकसान हो रहा है या लाइफस्टाइल इसमें ऐसा व्यतीत करना पड़ रहा है जिससे मेरी हेल्थ ठीक नहीं रह पा रही है और आप रिजाइन करना चाहते हैं तो रिजाइन नहीं कर सकते। एक हमारे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हैं, 2 को मैं जानता हूँ। एक हैं जिनके घुटने इतने गल चुके हैं, वो पहाड़ों में किसी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में थे। उनको ये कहा जा रहा है, आर्मी के डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि भाई अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में रहेंगे तो आपके घुटने जवाब दे जाएंगे एंड यू विल बी काइंड ऑफ क्रिपल्ड फॉर लाइफ। ठीक है, तो आप या तो अपने आप को इन्फेंट्री से चेंज करा के किसी और आर्मर सर्विस में चले जाओ, आर्मी के किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्मर सर्विस ऑफ द इंडियन आर्मी, मतलब जो आर्मी के अलग अलग विंग्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब आर्मी कह रही है कि नहीं हम आपको किसी और में नहीं जाने देंगे बिकॉज यूर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। तो जो ट्रांसफर वाला सिस्टम होता है, इंटर आर्म्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर, IAST कहते हैं, वो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए लागू ही नहीं है जब तक उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिल जाए। तो यार मतलब कि क्या मैं अपने घुटनों की बलि चढ़ा दूं? तो अगर डॉक्टर और घुटनों की मैं बलि चढ़ा दूंगा, उसके बाद भी मुझे परमानेंट कमीशन भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बाहर भेजोगे जब मैं अपाहिज हो चुका हूं, आप मुझे किसी और सर्विस में नहीं जाने दोगे, मैं बाहर जाऊंगा जब मैं अपाहिज हो चुका हूं, उसके बाद आप मेरे को डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं दोगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो जब इंडियन आर्मी के डॉक्टर खुद बोल रहे हैं तो फिर वो ऑफिसर्स क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं? वो क्योंकि ट्रांसफर करना है या नहीं करना इसका डिसीजन कोई और लेता है। सी इट इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर ने सिर्फ अपना रिकमेंडेशन दिया कि मेरे हिसाब से आपको पहाड़ों में नहीं चढ़ना चाहिए और यू शुड नॉट बी इन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। दिस इज माई एडवाइस। वेदर इन विच डिपार्टमेंट यू आर इन, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आप उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर लो, वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज भाई भुगतो, मैं क्या बताऊं। इट इज नॉट इन माई कंट्रोल। आई एम नॉट योर बॉस। जानबूझ के रिजाइन करना चाह रहा हो, मान लो वो खुद ही निकल जाए वहां से, तब क्या होता है? कहाँ से निकल जाए? मतलब भगौड़ा हो जाए, भाग जाए, मतलब वहां हाँ। से तो अगर फील्ड एरिया से जाओगे तो मौत की सजा लागू है आपको। पीस एरिया से जाओगे तो 7 साल तक की सजा लागू है। मौत तक की सजा, मतलब मौत से कोई कम भी सजा दी जाती है, मौत की सजा कोई नहीं देता, डिसमिसल वगैरह मिलता है। इसमें कोर्ट मार्शल होता है। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी हो तो जो मथुरा दास है, जो जब जंग का मैदान वहाँ बन रहा है बैटल ऑफ लोंगेवाला में, वो वहाँ से जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी वाइफ को कैंसर है। ही इज अप्लाइंग फॉर लीव, ही इज नॉट बीइंग ग्रांटेड लीव, देयर आर सम ऑब्स्टिकल्स, यू आर रिक्वायर्ड। जंग लग रही है भाई, आप अपनी छुट्टी नहीं जाके अपने डोमेस्टिक इश्यूज यू शुड नॉट बी हैंडलिंग। तो अगर आप वहाँ से भाग जाओगे तो आपको मौत तक की सजा लागू है। आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। आप भले 1 साल, 6 साल, 10 साल आप कहीं छुप के गाँव में बैठो, लेकिन आप जब पकड़े जाओगे तो आपका कोर्ट मार्शल होगा। मैंने किया हुआ है ऐसे कोर्ट मार्शल, 2 डॉक्टर्स का कोर्ट मार्शल मैंने ऐसे किया हुआ है। एक डॉक्टर साहब MD थे वो कलकत्ता में, उनको शायद उनके फादर की हेल्थ ख़राब थी, उनको लगा कि हमें ज़्यादा पेमेंट भी मिल सकती है बाहर। वो उन्होंने घर से चिट्ठी लिखी, अपना आई कार्ड भेज दिया, उन्होंने लिखा कि मैं तो रिज़ाइन कर रहा हूँ। उन्हें या तो पता नहीं था कि यूनिलैटरली आर्मी से रिज़ाइन नहीं कर सकते, या पता भी होगा, उन्होंने सोचा दैट लेट मी ट्राई टू टेक एन एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। उन्होंने अपना सोचा कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। वो पकड़े गए 7 साल बाद एयरपोर्ट पे, हमने उनको पकड़ कर उनका कोर्ट मार्शल किया। वी गेव हिम कैश शेयरिंग फ्रॉम सर्विस। तो ऐसे थोड़ी ना कि इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट लाइक सर्विस, दैट इज व्हाट, नो, यू हैव टू अप्रिशिएट the fact that how much a Fauji is compromising, how much a Fauji is sacrificing, वो क्या क्या चीज़ों का बलिदान देते हैं ये फौजी लोग, जिसकी वजह से आप चिल मार रहे हो यहाँ पे। आप इतने बढ़िया अपने आलिशान पॉडकास्ट का आपने ऑफिस सेटअप कर रखा है, आपने इतने बढ़िया ये कैमरे लगा रखे हैं, एंड व्हाट इज दिस लाइट्स, यू नो, ऑल दिस फैंसी सेटअप, एंड यू आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ हियर इन नोएडा, इन यू नो योर पीसफुल सिटीज, बिकॉज our brave soldiers and our officers, and you know, hats off to all our security forces, armed forces, paramilitary forces. आप उनकी वजह से यहाँ पे सुरक्षित बैठे रहते हैं। ऐसे नहीं कि कभी भाग गए। सिविलियंस ये चीज़ आप उनसे कभी भी छुट्टी मार लें। मैंने देखा मेरे घर में भी one of our relatives, उन्होंने छुट्टी मार ली, 11 बजे के करीब अपने बॉस को फ़ोन करते हैं, सर ऐसा है कि वो मेरे पेट में दर्द हो रहा था सर, तो मैं आ नहीं पाया, मैं आपको कल मेडिकल सर्टिफिकेट ला के दिखा दूंगा सर। अब जाओ भाई साथ वाले डॉक्टर के पास, 100 रुपये दो, डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट बना, तो मोस्टली डॉक्टर्स विल मेक इट। ओके, सिविलियंस लाइफ इज़ ईजी कंपेयर्ड टू फौजीज। फौज में बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं इंसान को। दैट इज़ वाई हर एक फौजी जहाँ मिले, जिस स्थिति में मिले, वी शुड सल्यूट देम, वी शुड गिव देम वट एवर काइंड ऑफ रिस्पेक्ट वी कैन गिव देम। मैं वही आपसे कह रहा था, अल्टीमेटली फौजी को क्या चाहिए होता है? सम्मान। यार वो कितना बलिदान दे रहा है आप उसकी इमेजिन नहीं कर सकते। फौज में पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ फिर कैसी होती होगी? कोई होती नहीं।
देर इज नो सोशल लाइफ प्रैक्टिकली। जो आपकी एक छोटी सी टुकड़ी है, जो आपकी छोटी सी कंपैरेटिवली बटालियन है, उसमें आप थोड़ा बहुत आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर जैसे कोई आर्मी ऑफिसर है, अगर उसका कोई रिलेटिव मिलने आ रहा है उससे, तब तो मिलने दिया जाता है? बिल्कुल मिलने दिया जाएगा, लेकिन यू हैव टू अप्रिशिएट दिस सिचुएशन। यू आर पोस्टेड इन कश्मीर फॉर 2 years, वहाँ पे आपको कौन पहले तो रिलेटिव मिलने आ गया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेकेंडली वहाँ पे अलग तरीके की इश्यूज होते हैं, वहाँ पे आपका नॉर्मल फोन नहीं चलता है, यू हैव टू बाय अ BSNL सिम। पहले आप कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट पे आप लैंड किए, वहाँ पे आप BSNL की सिम खरीदो, मतलब बहुत टाइप के इश्यूज हैं। फिर वहाँ पे वो टेररिस्ट इश्यूज हैं। आप कश्मीर में ऐसे एरिया में पोस्टेड है जहाँ पे फैमिली अलाउड नहीं है, वहाँ पे वो कैसे आपकी फैमिली आपसे मिलने आएगी 6 महीने तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक, वट एवर इट इज़, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। चलो कश्मीर एक अलग मैटर है, यू आर पोस्टेड इन अ प्लेस कॉल्ड लोहितपुर, यू आर पोस्टेड इन अ प्लेस कॉल्ड कूच बिहार, वहाँ पे आपके कौन फ्रेंड्स मिलने आएंगे? और वहाँ पे आएंगे तो करेंगे क्या? सिर्फ आपसे मिलने के लिए? सी इफ योर फ्रेंड्स आर सो रिच, वो 15-20 हज़ार रुपये लगा करके स्पेसिफिकली सिर्फ आपसे मिलने आ रहे हैं, इट इज़ अ डिफरेंट मैटर। बट नॉर्मली स्पीकिंग आई एम सेइंग, जो एक सिविलियन नॉर्मल व्यक्ति अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से वहीं पे रहता हुआ, उसी सेम शहर में रहता हुआ, कभी कभी उनसे मिल सकता है। या जैसे सी नॉर्मली यू विल बी गोइंग एंड वर्किंग इन सम मेजर सिटी, ओके, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, दिस काइंड ऑफ सिटीज विल बी, और गुड़गांव इफ यू आर इन द IT सेक्टर फॉर एग्जांपल, सारे टेकीज इन सिटीज में मिल जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं, तो आप इनमें से किसी भी सिटी में रह रहे हैं, तो आपके स्कूल कॉलेज के कुछ लोग तो वहाँ मिल जाएंगे, कुछ कहीं और होंगे। उससे आसान तो यह है, जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कम से कम जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं 5-6 तो कनाडा में होंगे, दे कैन मीट, इट इज ईजियर फॉर देम टू मीट अप इन कनाडा देन टू मीट मी, बिकॉज आई एम इन सम प्लेस कॉल्ड कूच बिहार। अरे वहाँ कौन मेरे से मिलने आएगा? कोई नहीं है। और मैं तो यहाँ से कनाडा जाने नहीं वाला उस बंदे से मिलने के लिए। सो अल्टीमेटली योर फ्रेंडशिप्स विल डाई डाउन। दैट, सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच sacrifices are being made, because it is service before self, it is nation first. These are the mottos of the Indian Army. We are always putting ourselves in the end. यार देश का भला हो, देश सुरक्षित रहे, हमें भले ही अपना कुछ बलिदान देना पड़े। इंडिया में कितने तो ऐसे फैमिलीज हैं, मेरे पास 2-3 दिन पहले फ़ोन आ रहा था, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ शहादत का ट्रेडिशन है। हाँ, होता है काफ़ी। हाँ, मतलब मेरे शायद परदादा आर्मी में गए, वो शहीद हुए थे, या उनका भाई, छोटा भाई शहीद हुआ था, नेक्स्ट जनरेशन में कोई और एक शहीद हो चुका है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में कोई और एक शहीद हो चुका है, और साहब मैं हूँ और मेरे टांग में कुछ ना कुछ इशू है, मैं डिसेबल्ड हूँ। तो मतलब हर एक ये हमारे यहाँ इतनी प्राइड की बात होती है कि हम भले शहीद हो रहे हैं लोग, बट स्टिल विल बी सेंडिंग पीपल टू द आर्मी। लोग मर रहे हैं जाने के लिए, बिल्कुल इतनी भीड़ हो रही है, लोग मर भी रहे हैं जाने के लिए, और आर्मी में आकर के भी दे आर गेटिंग मार्टर्ड, और शहीद होना थोड़ा ठीक वर्ड नहीं है, इट इज कॉल्ड सुप्रीम सैक्रिफाइस और किल्ड इन एक्शन और व्हाटएवर। लेकिन फिर भी लोग आर्मी में जाके सर्व कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम ड्राइविंग एट, कि आपके फ्रेंड्स नहीं रह सकते प्रॉपरली, स्टिल यू आर सर्विंग इन द आर्मी। और सोशल मीडिया भी कट ऑफ हो गया है। सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक अब बहुत, इट इज़ नॉट दैट पॉपुलर like how it used to be, but Instagram, TikTok and whatever else, मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं, 88 apps were banned। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं कनाडा में, US में, ऑस्ट्रेलिया में, उनसे आप सोशल मीडिया के जरिए भी कनेक्टेड नहीं रह सकते। डमी अकाउंट बना के भी नहीं यूज कर सकती, मतलब अपना डमी अकाउंट बना के, सी अगेन यू आर रिस्किंग कोर्ट मार्शल। डमी अकाउंट आप बनाएंगे, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वायलेशन ऑफ ऑर्डर्स। आपको ऑर्डर है कि भाई आप कोई अकाउंट नहीं बनाओगे, यू हैव टू बी कंप्लीटली ऑफ सोशल मीडिया। अगर आपने बनाया, आप पोस्टेड हैं धाना में, नाम सुना धाना का? नहीं सुना होगा। इट इज़ अ वेरी रिमोट एरिया इन MP। इंदौर से शायद 200 किलोमीटर, या जबलपुर से 200 किलोमीटर, जबलपुर से आई थिंक इट इज़ 200 किलोमीटर्स। सो आप वहाँ पोस्टेड हैं, आप अकेले हैं, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, एक्सेप्ट फौजीज। आप अपना फेक अकाउंट बना के रखना चाहते हो, किसके मोबाइल में बनाओगे? अपने मोबाइल में, या कैसे करोगे? अपने ही मोबाइल में। अपने मोबाइल में बनाओगे। मोबाइल के रैंडम चेक होते हैं पीरियडिकली। आप इधर से जा रहे हैं, इधर बीच में गेट है, वहाँ पे एकदम से एक बंदा आके बोलेगा साहब अपना मोबाइल दिखाओ, वो आपके मोबाइल में चेक करेगा, उसमें मिलेगा फेसबुक, उसमें मिलेगा इंस्टाग्राम, आपका होगा कोर्ट मार्शल। फोन भी चेक हो जाता है कुछ हाँ, मतलब सिक्योर नहीं, प्राइवेट टाइप का कुछ चीज़ ही नहीं होता। नो, देयर इज नो प्राइवेसी। आई मीन फोन का तो देयर इज नो प्राइवेसी फॉर श्योर। तो यू विल नॉट रिस्क दैट एंड यू शुड नॉट रिस्क दैट। मतलब आपका कोर्ट मार्शल, समरी ट्रायल, समरी कोर्ट मार्शल, किसी और तरीके की पनिशमेंट पक्का मिलेगी, कुछ ना कुछ पनिशमेंट। सो देयर इज, सी आपसे वो बंदा अगर फ़ोन मांग रहा है, आप ये नहीं कह सकते मेरा राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, आई मीन है, एक्चुअली योर फंडामेंटल राइट्स आर देयर,
बट इन द आर्मी प्रैक्टिकली यू डोंट हैव देम। हमारे पास ऐसे बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत केसेस हम हैंडल करते हैं। तो आपका वो अगर पकड़ा गया तो आप कैसे करोगे? नाउ द थिंग इज, जो एक नॉर्मल व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए अपने फ्रेंड से कांटेक्ट में रह सकता है, आपका वो भी ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म है। लेकिन फिर भी इसको जानते हुए भी लोग फौज में आना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि उनके अंदर कितना जज्बा है, कितना जुनून है, अपनी देश से कितना प्रेम है, या सर्विस करने के लिए कितनी जुनून है, कितना देशभक्ति की भावना है, या वो जॉब की भावना है। लेट अस बी फ्रैंक, ठीक है? क्योंकि जॉब के लिए उनके पास तो और बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, इतना सब सेक्रीफाइस क्यों देंगे? देखिए, जॉब बेटर ऑप्शंस, हाँ बिल्कुल बेटर ऑप्शंस हैं। बिकॉज सी, अभी आर्मी इज सर्टनली नॉट द जॉब ऑफ फर्स्ट चॉइस इन टर्म्स ऑफ जॉब। ओके, जॉब के मतलब अगर आप पर्सनल प्रिविलेजेस देखें, सर्टनली देयर आर अदर जॉब्स व्हिच आर फार बेटर देन इट। वो पुलिस कर लेंगे, Yes. ज़्यादा बेटर है। पुलिस जॉब्स या इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस या एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, BSF, CISF वगैरह वगैरह, एक तो इनमें 60 साल तक की जॉब होती है या 58 साल तक की होती है। फिर इसमें प्रॉपर पेंशन मिलती है। शॉर्ट सर्विस वालों को आर्मी में पेंशन नहीं मिलती है। अग्निवीर को ऑब्वियसली पेंशन नहीं मिलती है उनको हालांकि वो सेवा निधि स्कीम मिल जाती है, लेकिन उनको 4 साल बाद बाहर कर देते हैं। कि ये अग्निवीर में 4 साल बाद निकाल दिया, तो भले ही 18 से 21 साल के बच्चे चुने गए, लेकिन उनको मान लो 25 साल के बाद उन्हें निकाल दिया गया। तो उस 4 साल में उन्होंने केवल मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें सीखी और चीज़ें सीखी नहीं, तो फिर उसके बाद तो उनकी लाइफ मतलब एक तरीके से फ्यूचर के साथ खिलवाड़ी हो रही है। देखिए, ये थोड़ा सा ना, वी हैव टू लुक एट इट होलिस्टिकली। ओके, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कुछ हद तक कह भी सकते हैं कि हो रहा है, क्योंकि उस 4 साल में उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, उस 4 साल के बीच में, यस आपकी बात कहना ठीक है कि वो फौजी चीज़ें ही सीख रहा है, तो वो सिविलियन सेटअप के हिसाब से ऑलमोस्ट चीज़ें नहीं सीख रहा है। ठीक है, मान लीजिए जो सिविलियन सेटअप में आपके पास जो चीज़ें, जो स्किल सेट आपको चाहिए, सी इन टुडेज टाइम्स व्हाट आर द स्किल सेट्स यू नीड? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन माई ओपिनियन, जो कि चीज़ बहुत अंडर वैल्यूड है स्पेशली फौजी एनवायरनमेंट में, वो ये है कि आपको ना, यू हैव टू बी टेक सैवी। आपके पास टेक्नोलॉजी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी कमांड होनी चाहिए। यू शुड नो हाउ टू यूज़ इंस्टाग्राम, यू शुड नो हाउ टू यूज़ यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ऑल दीज ऐप्स। जो बंदा फौज में जाएगा वो पक्का अपने काउंटर पार्ट से पीछे हो जाएगा एज फार एज यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज कंसर्न्ड। ऑब्वियसली एज फार एज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड, पक्का वो उससे पीछे होगा, क्योंकि आर्मी में सेल फोन्स का यूज़ बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, इंटरनेट का यूज़ बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो बंदा उनसे पीछे हो रहा है। तो येस, ही इज़ नॉट रियली, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ही इज़ नॉट कीपिंग पेस विद द सिविल स्ट्रीट। एक वो उसमें पीछे हो गया। ये बात ठीक है कि उसे आर्मी से कुछ स्किल सेट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो उसे, मेरे ख्याल से अगर वो 4 साल उसने बाहर किसी नौकरी में बिताए होते तो उसे बेटर स्किल सेट मिल जाते पक्का। ठीक है, वन मोर थिंग विच यू नीड टू सक्सीड इन द सिविल स्ट्रीट इज़ योर स्पीकिंग स्किल्स, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज। आर्मी में अगर बंदा जाएगा वो पक्का इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता भाई, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, जो अग्निवीर में जाएगा वो बाहर अगर कोई भी मान लीजिए कॉर्पोरेट वगैरह में जाए या कुछ भी टाइप की अगर वो जॉब करे छोटी मोटी, वहाँ पे वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर सकता है। एटलीस्ट वो यूट्यूब चला करके कोई कोर्स करे, यूडेमी से, कोर्सेरा से, वहाँ से वो सब कर सकता है। आर्मी में रहते, क्योंकि वो उसको इतना ज़्यादा बिजी रखा जाएगा, वो बंदा एक दिन में 14 घंटे 16 घंटे की जब ड्यूटी कर रहा है, तो उसके पास कोई टाइम नहीं बचेगा अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। जो अग्निवीर से पहले जो नॉर्मल जवान होते थे, उन्हें 90 डेज़ की छुट्टी अलाउड होती थी। 60 डेज़ ऑफ एनुअल लीव प्लस 30 डेज़ ऑफ कैजुअल लीव प्लस सिक लीव, जो भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अग्निवीर में देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअल लीव। द ओनली लीव विच दे आर गेटिंग इज एनुअल लीव, दैट टू 30 डेज़। नोटिफिकेशन के हिसाब से आई हैव नॉट सीन एनी कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअल लीव। कोई अगर ये बाद में कुछ पॉलिसीज़ बना के अमेंड हुआ हो, I don't know, but I don't think that there is anything like casual leave for अग्निवीर। तो अब आप ये सोचिए कि वो बंदा 12 महीने में से एक बार या शायद 2 बार वो छुट्टी लेके अपने घर पे जा पाएगा। इमेजिन स्टेइंग अवे फ्रॉम योर होम फॉर से 6 months at a stretch. You are very young. You are 18, you are 19, you have a girlfriend or multiple girlfriends. और यू हैव फ्रेंड्स, नॉर्मल फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स से तो कांटेक्ट रख नहीं पा रहे, नहीं, सोशल मीडिया तो आपके पास है नहीं, फ़ोन करने का आपको टाइम नहीं मिलता। फ़ोन आप कितनों को कर लोगे? पहली बात, जो आपके स्कूल के 100 फ्रेंड्स हैं, 500 फ्रेंड्स हैं, आप उनमें से कितनों को फ़ोन कर लोगे? कोई नहीं कर पाता है, आई नो। 1-2 से आप कर लेंगे जो आपके बहुत जिगरी दोस्त होंगे। आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं कर सकते, ठीक है, गर्लफ्रेंड का कुछ और रूटीन है, आप फ्री हो रहे हो रात के 10-11 बजे,
तब तक वो सो गई है या वो कुछ और कर रही है, या आप ऐसे रिमोट एरिया में बैठे हो जहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क ही बहुत बेकार है या इंटरनेट का नेटवर्क बहुत बेकार है। सो अच्छा, और आप ऐसे माहौल में संडेज आर ऑल्सो वर्किंग, होली इज ऑल्सो वर्किंग ऑलमोस्ट इन सर्टन सेंस, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं लगाते हैं, वो नॉर्मल काम करते रहते हैं, मतलब बिकॉज ये आर्मी इज़ अ सेल्फ कंटेंट यूनिट। जैसे मान लीजिए आप सियाचिन में हैं, अब वहाँ पे आपको लेट से होली की सेलिब्रेशन हो रही है, जो भी छोटे जो वहाँ पे कुछ अपनी फौज की टुकड़ी है, तो वहाँ पे किसी सिविलियन को बुला के तो बोलेंगे नहीं ना कि आज हमारा कुकिंग का काम आप कर दो। कुकिंग तो वही उन्हीं को करनी है, बर्फ़ हटानी है वही हटाएंगे बर्फ़ को, पानी गर्म करना है वही पानी गर्म करेंगे, गाड़ी चलानी है वही गाड़ी को चलाएंगे, जो भी मतलब काम है आप एक गैरिसन के अंदर रह रहे हो, आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे कोविड के टाइम में आपको अपने बाल काटने खुद ही काटोगे, ठीक है, या आपने किसी भाई बंधु से कहोगे, अपनी मदर से कहोगे, भाई बहन से कहोगे, तो वहाँ पे भी आप अगर खुद ही सारे काम कर रहे हैं तो आपको, जैसे मान लीजिए दिवाली का दिन है, भूखे तो रहोगे नहीं, खाना तो बनाओगे ना। हाँ, ये बात है कि कुछ लोगों को छुट्टी मिल जाएगी जिनका ऑफिस टाइप का काम होता है, जैसे ऑफिसर्स को उस दिन काफ़ी हद तक छुट्टी मिल जाएगी, जो क्लर्क पार्टी है उनको काफ़ी हद तक छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन पूरी छुट्टी टाइप का उसमें मैनी पीपल आर नॉट एबल टू गेट इट। सो आई एम सेइंग यू आर स्टेइंग 6 away फ्रॉम योर होम, यू आर प्रैक्टिकली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड्स, योर गर्लफ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, okay, your relatives, you have no social media, you have very restricted access to the internet, there is no source of entertainment, okay, TV वगैरह का कोई proper system नहीं है, sports facilities नहीं है जवानों के पास, this is the life you are leading as an अग्निवीर। 4 years, 6 महीने में आप लगभग एक बार घर जाएंगे 15 दिन के लिए। Imagine the kind of toughness, the rigor which you will be undergoing। सैलरी है 21,000 रुपये महीना, शादी नहीं कर सकते उन 4 सालों के दौरान। पूरे 140 करोड़ की जनता में कोई भी बंदा शादी कर सकता है 21 साल के बाद, लड़का। अग्निवीर लड़के होते हैं तो इसलिए उनकी बात कर रहे हैं, अग्निवीर में कुछ लेडीज़ भी हैं, बट उनकी बात मतलब इंडिया में लड़कियां 18 साल के बाद शादी कर सकती हैं, लड़के 21 साल के बाद कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप अग्निवीर 20 साल की उम्र में रखते हैं तो आप 24 साल की उम्र तक शादी नहीं कर सकते, जो आपके बाकी दोस्त हैं वो शादी कर सकते हैं 22-23 साल की उम्र में। आपके पेरेंट्स शायद एम्बैरस हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने गांव में किसी को कमिटमेंट कर रखा है कि मैं अपने बेटे की शादी 22 साल की उम्र में कर दूंगा और भाई तुम्हारी बेटी के साथ करूँगा, लेकिन अब आप बन गए हो अग्निवीर तो आपसे वो शादी नहीं करवा पा रहे। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, इट इज़ ऑब्वियसली इलीगल, इट इज़ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, it is violation of right to marry may not be a fundamental right, there are case laws on this, but the point is that जो आपको अपने एक स्वतंत्रता होती है वो नहीं है। जो आपने पूछा था पर्सनल लाइफ इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड, देयर इज़ नो प्राइवेसी ऑल्सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बिकॉज मतलब आप एक ऐसे बैरक्स में रह रहे हो, एक ऐसी डॉर्मेट्री में रह रहे हो जिसमें 15-20 लोग हैं, जवानों की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर्स को अकोमोडेशन इज़ बेटर मिल जाते हैं, तो आप क्या उसमें प्राइवेसी कर लेंगे? अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात भी कर रहे हो, कहाँ छुप के कर लोगे? जगह नहीं है, जगह ही नहीं। आपको एक बेड है, ठीक है, आपको मतलब जो एक छोटा सा एरिया है, आप उसके बाहर जाना प्रैक्टिकली अलाउड नहीं है। उसके बाहर अगर मान लीजिए रात को 10 बजे एक लाइट्स आउट का टाइम होगा, 10 बजे, 10:30 बजे, 9:30 बजे, वॉट एवर इज़ द टाइम, हर एक यूनिट का अलग अलग टाइम होता है। उसके बाद आप इधर उधर घूमते हुए दिखाई दिए तो आप पकड़े जाओगे। अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर अलग से कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट मार्शल नहीं होगा, छोटी मोटी डांट पड़ेगी, कुछ शायद एक आध सीनियर ऑफिसर के सामने पेश कर दिया जाएगा, वो कुछ डांट देगा, तो आप क्या करोगे? हाउ विल यू टॉक टू योर गर्लफ्रेंड? ठंडे एरिया में पोस्टेड है, आपका एक वो छोटा सा डॉर्मेट्री है जिसमें 10 लोगों के सोने का इंतजाम करो, उसमें कुछ हीटर टाइप का बंदोबस्त है, थोड़ा गर्म है, आप क्या ठंड में जाके ठिठुरते उससे बात करोगे? कुछ लोग कर भी लेते हैं, ठीक है, बट आई एम सेइंग दैट यू हैव टू, जो चीज़ें एक नॉर्मली सिविलियन को आसानी से अवेलेबल है, उसके लिए एज एन अग्निवीर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब वो एक अकॉम्प्लिशमेंट होगा कि यार आज मैं बाहर अपने टेंट से बाहर जाके अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर पाया 5 मिनट। आई रिमेंबर हमने ऐसे कुछ, व्हेन आई वाज इन द इन्फेंट्री, हम थे सिक्किम में, ठीक है, नथुला पास के पास, बाबा हरभजन टेम्पल के पास, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता था मोबाइल का। हालांकि बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत एरियाज़ हैं जहाँ पे नेटवर्क्स बहुत वीक होते हैं आर्म फोर्सेस में। तो वहाँ पे कई बार हम जैसे एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का वो रास्ता होता था, तो हम उसमें अपने मोबाइल लेके निकलते थे। हम सोचते थे कि यार वो एक्चुअली एक पॉइंट होता है, कुछ उसमें ना फिर पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये नेटवर्क पॉइंट है, वहाँ पे लेके उस टीले के ऊपर चढ़ के जाऊँगा तो शायद नेटवर्क आ जाए। फिर देख रहे हैं मोबाइल को इधर इधर कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा यहाँ 2 डंडे आ रहे हैं, थोड़ा 3 कदम इधर चले, अरे यहाँ 3 डंडे हो गए, ठीक है, नेटवर्क की वजह से सिग्नल जो दिखाता है।
तो वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, अच्छा अरे यार आज मैंने सक्सेसफुली अपनी गर्लफ्रेंड से 1.5 मिनट बात कर ली, इतना नेटवर्क आ गया था। दिस इज एन अकॉम्प्लिशमेंट जो एज ए नॉर्मल सिविलियन आप अपने घर में बैठ करके सोफे पे लेट करके जो आप अपने घर वालों से, गर्लफ्रेंड से, फ्रेंड से बात कर सकते हो मोबाइल पे, या अगर वो भी नहीं करना आप चैट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे, वो वहाँ पे अकॉम्प्लिशमेंट बन जाता है। स्पेशली व्हेन यू पोस्टेड टू फील्ड एरियाज। पीस एरियाज में भी नेटवर्क अच्छा नहीं आता है, कई जगह आ भी जाता है। दिस डज नॉट हैपन ऑलवेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही ऐसा होता है, बट दिस इज हैपनिंग यू नो substantial duration of time. This is what is happening. Maybe 60%, 80% of times, this is what is happening. You are in very poor network zones. Even in Kolkata, when we were there, वहाँ पे हमारे कैंपस में network used to be very poor. So this is the kind of sufferings and sacrifices which Fauji's have to make. आपसे बात करके मेरे को रियलाइज हो रहा है आज मैं जो पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब बहुत अच्छा है। You should feel privileged. Yes, you should thank your stars. Actually, मतलब अगर मैं सही बात बताऊँ ना, आपको अपने घुटनों पे जा करके या तो धन्यवाद करना चाहिए या अपने 2 कदमों पे खड़े रह के सैल्यूट करना चाहिए। ठीक है, अपने पैरों पे रह के सैल्यूट करना चाहिए। एक्चुअली मैं ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जैसे शायद रशिया में एक ट्रेडिशन है, एज सून एज अ कपल गेट्स मैरिड, immediately after the marriage, like in India we go to temples, okay, depending on your religion. I don't know what Muslims do, but Hindus go to temple immediately after your marriage. वहाँ पे वो जाके अपने जो शहीद स्मारक होता है उनका मार्टर्स मेमोरियल, वो वहाँ जाके अपने जो उनके फौजी शहीद हैं उनको वो जाके सम्मान दे के आते हैं। जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं ना, आई थिंक इंडिया में वो ट्रेडिशन बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, मतलब इतना, हाँ, बिकॉज यू डोंट, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इतना त्याग करने के बाद ये है कि हम इतना कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी पाते हैं। ठीक है, तो आपके पास वॉट एवर विलेज यू आर इन, वॉट एवर सिटी यू आर इन, आप वहाँ पे जाएँ, अपने पुलिस मेमोरियल में चले जाएं। पुलिस वालों की भी ड्यूटी बहुत सख्त होती है बाय द वे। वो कुछ लोग उनसे बहुत खफा रहते हैं, उनमें करप्शन होता है, पुलिस की ड्यूटी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। वो अपने ना कई दिन तक वो जो पुलिस वाले होते हैं वो अपने घर नहीं जा पाते हैं, सेम सिटी में रहते हुए भी, क्योंकि उन पर वर्कलोड इतना होता है, अंडरस्टाफ्ड इतने होते हैं, ओवरवर्कड होते हैं, अंडरस्टाफ्ड होते हैं। तो पीछे ही कोई अपने रूम में ही या अपने ऑफिस में ही पीछे चारपाई लगा के वहीं सो जाते हैं, जो भी 2-3 घंटे सोने का मौका मिले। पैरामिलिट्री फोर्सेस, दे आर देयर। सो इनको सम्मान दे दो, इनके भी शहीद स्मारक होते हैं। सो यू शुड रियलाइज व्हाट प्रिविलेजेस you are enjoying. I am realizing it now. Good. ओके, अग्निवीर पर थे हम, जो हम बता रहे थे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रही है, तो आपको क्या, आपके ओपिनियन में लगता है ये सही है या नहीं? नहीं, अग्निवीर स्कीम मैं इसको गलत मानता हूँ, इसको रद्द कर देना चाहिए। एक्चुअली स्कीम का कोई प्रैक्टिकली फ़ायदा नहीं है एक्सेप्ट फॉर कॉस्ट कटिंग। इससे पैसा तो बच रहा है, सरकार की बात बिल्कुल सही है। 4 साल का वो ड्यूरेशन रखा गया है, 5 साल का अगर होता तो उन्हें ग्रेजुएटी मिल जाती। हो सकता है इसी वजह से 4 साल का रखा गया हो, क्योंकि ग्रेजुएटी में अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता और लमसम। इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो कि 4 साल में जो जैसे कोई इक्विपमेंट ऑपरेट करने के लिए जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो उस इक्विपमेंट को समझ ही नहीं पा रहा, उससे पहले उसके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ में अपना एफर्ट, अपना जी जान उस चीज़ में झोंकते हैं जिस चीज़ में आपको लगता है कि मेरा कोई फ्यूचर है, जिस चीज़ में मुझे लगता है मैं इसमें कुछ बड़ा अचीव कर पाऊँगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो आप उसका कोई एक आपका एम होगा कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आई वॉन्ट दिस स्टार्टअप टू बी वर्थ से 500 crores। आपकी कोई एक ड्रीम है, या मैं इस चीज़ से ऐसा अकॉम्प्लिश करना चाहूँगा। अगर आपको ये पता है कि यार इस जो भी मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये भाई मेरा सिर्फ 1 साल और बचा है इसका, उसके बाद मुझे बंद करना ही करना है, तो आप उसे कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से, कितनी इंटेंसिटी से आप कर पाएंगे, आप मुझे बताइए। आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, आप इसमें जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, मान लीजिए आपको पता है जैसे एक अग्निवीर है जिसकी 3 साल 10 महीने नौकरी हो गई है, उसको 2 महीने में जाना है यहाँ से, या जिसकी 3 साल की नौकरी हो गई है, जिसकी 2 साल की नौकरी हो गई है, उसका करियर थोड़ा सा खराब हो गया। देखिए 25% अग्निवीर विल बी रिटेन्ड, तो 75% को बाहर जाना है, अनलेस देयर सम चेंज इन द पॉलिसीज व्हिच आर बीइंग डिस्कस्ड ऑलरेडी एट द हाईएस्ट लेवल्स। लेट अस से 25% को रिटेन होना है, या चलो मान लो 50% को रिटेन होना है। जो 50% को बाहर जाना है, अब किसी का रिकॉर्ड ऑफ सर्विस ज़रा सा भी बेकार अगर हो गया, ठीक है, उसको पता है भाई मेरे को यहाँ से बाहर जाना है 2 साल के बाद, आप उसमें कितनी मेहनत से काम कर लोगे, मुझे बताओ। अगर हमें पहले साल ही पता चल जाए कि हमारा खराब हो गया और नहीं मिल रहा, तो फिर 3 साल तो हम ऐसे ही काटेंगे, ऐसे ही टाइम पास टाइम पे करोगे जितना कर सकते होगे। तो ऐसा बंदा कौन से हमारे बॉर्डर्स को गार्ड कर लेगा, कितनी शिद्दत से गार्ड कर लेगा,
वो उसको गार्ड करने के लिए अपनी जान को दाव पे लगाएगा? तो क्या इनको सीधे बॉर्डर्स पर भी भेजा जाता है? बिल्कुल भेजा जाएगा। जो एक यंग अग्निवीर जो भर्ती होगा ऑब्वियसली बॉर्डर एरिया पे जाएगा, फील्ड एरिया में जाएगा। तो उनको तो ट्रेनिंग 2 साल का पहले ट्रेनिंग ही देना पड़ेगा, तब वो नहीं तो ट्रेनिंग तो उनकी होती है और ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है। फील्ड एरिया में भी उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आफ्टर आफ्टर यू आर रिक्रूटेड, आफ्टर यू बीन सिलेक्टेड एज एन अग्निवीर। लेकिन पॉइंट इज जिसका वो खराब हो गया वो कितनी शिद्दत से, वो क्या मिलिटेंट से फाइट करेगा, वो क्या अपनी जान को दाव पे लगाएगा? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, यू वांट टू सेव मनी वो वॉर पे जाएगा, जंग पे। सी आर्मी इज अ वेरी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एंड नेवी एयरफोर्स ऑल्सो। इसमें ना आप इसको बाकी तरीके से नहीं जज कर सकते। आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, यू शुड कम अप विद सम डिफरेंट मेथड फॉर इट। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपका पेंशन का लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप नहीं देना चाहते पेंशन, इट इज़ फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट। सेव मनी इन सम अदर वे। आप ऐसा करो, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी कम कर दो, 1% कम कर दोगे तो सबका बराबर हो जाएगा। अग्निवीर को भी दे कैन ऑल्सो रिटेन एंड यू कैन कीप देम परमानेंटली। लेकिन आप वो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपको बाबुओं की भी सैलरीज कम करनी पड़ेंगी, उसमें आपको पॉलिटिशियंस की भी कम करनी पड़ेंगी, दैट यू विल नॉट डेयर टू डू। सो द पॉइंट, सी कॉस्ट कटिंग आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, बट दिस इज नॉट द वे। बिकॉज जिस दिन लड़ाई लगेगी ना, उस दिन पता चलेगा कि आपने बचाए 5 रुपए और खर्चा आपका हो गया 5,000 का। दिस इज पेनी वाइज पाउंड फुलिश। यू आर मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्री। आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं इनसे पैसा बचा लूँ क्योंकि उनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। भाई वो जब आप पे अटैक होगा, अगर हमारे ऐसे बदकिस्मती है तो आपको उसे बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, अग्निवीर का मोराल लो है, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स का मोराल लो है क्योंकि उनके साथ आप बहुत अत्याचार कर रहे हैं। जो आप बात बोले थे पेंशन की, उनको कोई पेंशन तो ऑब्वियसली मिल नहीं रही है, प्रो राटा पेंशन नहीं मिल रहा है, एनपीएस नहीं मिल रहा, दैट इज़ न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं मिल रही है, ईपीएफ नहीं मिल रहा है, देयर इज़ नो सोशल सिक्योरिटी, देयर इज़ नो सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स। मैंने आपको बताया, मान लीजिए 32, 34, 40 साल की उम्र में बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद मेडिकल कवर भी नहीं है, खुद के लिए भी नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी नहीं है, वाइफ के लिए भी नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है, सबसे मेन स्किल भी नहीं है कोई कि और कोई जॉब भी कर। हाँ, यू आर वेरी राइट। मतलब कुछ स्किल सेट वो अक्वायर कर लेते हैं, लेकिन जो सिविल स्ट्रीट में चाहिए होते हैं एग्जैक्ट स्किल सेट, सी यू विल अक्वायर skills in terms of leadership in the armed forces, in terms of administration, okay, in terms of security, handling people. But let us say the demand in the civil street is for IT people. आप नहीं सीख रहे हो भाई वहाँ पे, एक्सेप्ट कोई बहुत कम 1-2% लोग जो कि किसी आर्मी किसी ऐसे स्पेशल सेटअप में डाल दिए गए जहाँ पे उनको IT का काम करना पड़ रहा है, आप नहीं सीख रहे हो। ठीक है, आप इंटरनेट रिलेटेड चीज़ों का कुछ नहीं सीख रहे हो, आप सोशल मीडिया का कुछ नहीं सीख रहे हो। यू नो आजकल कोर्सेज होते हैं हाउ टू यूज लिंक्डइन इफेक्टिवली, यू नो दैट, हाउ टू यूज इंस्टाग्राम इफेक्टिवली। मैं तो ये इन चीज़ों की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके मेरी भी नॉलेज कम है। ठीक है, हाउ टू यूज चैट जीपीटी इफेक्टिवली। कोई भी जो बंदा होगा फौजी, वो इन सब चीज़ों में बहुत पीछे हो गया, उसको पता भी नहीं होगा ये चीज़ भी आ रही है। तो वो 14 साल जिसने अपने एज अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर लगा है, वो टेक्नोलॉजिकली ही इज़ फार बिहाइंड हिज पीयर्स, हिज काउंटरपार्ट्स इन द सिविल स्ट्रीट। तो वो जो वो स्किल सेट हैं सिविलियन सेटअप में सक्सीड होने के लिए, वो इसको नहीं मिले, इस फौजी बंदे को। इसको 3-4 चीज़ों के मिले, एडमिनिस्ट्रेशन में, सिक्योरिटी में, लीडरशिप में, लेकिन इसको बहुत सारी चीज़ों के नहीं भी मिले और वो उसके पास ऑप्शन भी नहीं थे नौकरी में रहते हुए। तो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स का मोरल डाउन है। और जब वो बंदा 38 साल 40 साल की उम्र में जब बाहर निकल रहा है, उसके पास कोई दूसरी जॉब भी गारंटेड नहीं है। सो नाउ ही इज रोमिंग फ्रॉम डोर टू डोर। वो कॉर्पोरेट्स में ट्राई कर रहा है, सरकारी नौकरी में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट थ्रू। कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ सम पीपल आर डूइंग जॉब हॉपिंग। तो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स का मोरल लो है। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स आर ऑल्सो गेटिंग पोस्टेड इन बॉर्डर एरियाज, दे आर ऑल्सो गोइंग टू यूनाइटेड नेशंस मिशंस, दे आर ऑल्सो गोइंग एज ADCs, that is AD Corps, to presidents and governors, okay, governors of states in India and president of India. They are also going as in special forces, they are also going in NSG. इनका मोरल आपने लो कर दिया, सारे अग्निवीर का मोरल आपने लो कर दिया। आप ऐसी फौज चाहते हैं जिसका मोरल ही डाउन हो, ऑब्वियसली नहीं चाहिए। जो फाइटिंग वाले बंदे होते हैं, हाँ PC ऑफिसर्स भी हैं, परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स, उनका वो ठीक है, लेकिन उनको और टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। उनको, मेरे पास कितने केसेस में हैंडल कर रहा हूँ ऐसे, मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स के कि सर हम रिज़ाइन करना चाह रहे हैं, हमें रिज़ाइन नहीं करने को मिल रहा है।
वो जो बाहर निकलना चाहता है उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे, जो नौकरी में कंटिन्यू करना चाहता है शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, वो कह रहा है मुझे परमानेंट कमीशन दे दो, उसको परमानेंट कमीशन नहीं दे रहे। अगर आप दोनों चीज़ों को आपस में बराबर करो तो सेट ऑफ हो जाएगा। जिसको परमानेंट कमीशन चाहिए उसको वो दे दो, जिसको रिजाइन करना है उसको जाने दो, आपके पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर होगी ही नहीं। क्योंकि इनका बहाना ये होता है कि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है इसलिए हम रिजाइन नहीं करने दे रहे हैं। तो आप जो परमानेंट कमीशन वाला बंदा जिसको रिजाइन करना है उसका मोरल डाउन है कि यार मेरे को रिजाइन नहीं करने दे रहे। स्ट्रक्चर बहुत स्टीप है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में बहुत सारे लोग सुपरसीड हो रहे हैं, जिसको पहले स्टार्टिंग में कोई पनिशमेंट मिल गई, जिसके खिलाफ कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई, या उसको रेप्रीमांड मिल गया, या कोई उसको वार्निंग लेटर मिल गया, उसका करियर ऑलमोस्ट उस स्टेज पे ख़त्म हो जाता है। इवन फॉर परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स, उसको पता है कि मैं सिलेक्शन ग्रेड कर्नल नहीं बनूंगा, उसका मोरल डाउन है। आप कितने मोरल डाउन करके हाउ विल यू रन द आर्म फोर्सेस? सी आर्म फोर्सेस आर वेरी गुड, अभी भी मोरल बहुत बढ़िया होता है इन लोगों का, इनका जज्बा बहुत बढ़िया है, इनका जुनून बहुत बढ़िया है, देश पे जान लुटाने की तमन्ना है। वी फील दैट यार कम से कम कुछ एक्शन देखने को मिले। वी केम टू द आर्मी नॉट टू डू पेपर वर्क, वी केम टू द आर्मी टू फाइट वॉर्स, टू किल मिलिटेंट्स, टू क्लाइंब माउंटेन्स, टू डू डेयरिंग स्टफ। बट the morale will go down if these things are there. Disability pension has been taken away, which I was just talking about some time back. Primarily, practically it has been taken away. वो on paper it is there, लेकिन वो मिल नहीं पाएगी। अब 1-2%, 5% ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाएगी, जिसको लड़ाई करके मिल भी जाती है। हम बहुत डिसेबिलिटी पेंशन केसेस फाइल कर रहे हैं AFT में, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने केस फाइल किया हुआ है, हाई कोर्ट में भी 1-2 हमारे केसेस चल रहे हैं। अगर AFT से मैं केस लड़के जीत जाता हूँ डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, तो सरकार इसके खिलाफ अपील करती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, फिर वहाँ पे हज़ारों केसेस ऐसे पेंडिंग हैं। तो आपको पेंशन नहीं मिल रही, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही, ऑल्टरनेटिव करियर क्या करना है कुछ पता नहीं, मेडिकल कवर नहीं है, आपके बाहर निकलने के बाद इलीगली आपका AGF से 1,60,000 रुपये भी काट लेते हैं विदाउट योर परमिशन। ऐसी चीज़ें जब लोगों को पता है, कैसे मोरल डाउन नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक है। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द नेशन। सी, आप पूछ रहे थे स्टार्टिंग में मेरे से एक बात कि आपका क्या मैसेज आप देना, अगर आप कुछ देना चाहते हैं। जब हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे, मैं आपको ये मैसेज पूछ रहा हूँ, आप अपने इस माध्यम से मैसेज पूछिए अपनी ऑडियंस से। यू आस्क दिस क्वेश्चन, डू यू वांट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी और डू यू वांट अ वीक आर्मी? इफ़ यू वांट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, यू हैव टू कीप द मोरल हाई, ट्रू, राइट? जब वो पूछा जाए ना उनसे, हाउस द जोश, इट शुड बी हाई सर, द जोश हैज़ टू बी हाई. The josh should not be doubtful, because all these things are not being given to me, which is violation of my fundamental right to equality, because all these things are being given to my friends. जो मेरा फ्रेंड है जो NTPC में है, उसको मिल रहा है NPS 20,000 रुपये पर मंथ, उसकी जॉब परमानेंट है 60 साल तक। उसको अगर डिसेबिलिटी हुई तो वो भले ही अपने ऑफिस ना जाए, क्योंकि सिविल स्ट्रीट में ये प्रावधान होता है, CCS रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स में, अगर आपको डिसेबिलिटी हो गई, आप ऑफिस बिना जाए आपको पूरे महीने की सैलरी मिलेगी, 60 साल की उम्र तक आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, हमें आर्मी से बाहर भी निकाला जाएगा, डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिलेगी, परमानेंट कमीशन का कोई चांस नहीं है। तो जो मेरा फ्रेंड है उसे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, कैसे मेरा मोरल डाउन नहीं होगा, मुझे आप बताओ। ऑब्वियसली होगा। अगर मैं अग्निवीर बन रहा हूँ, मेरा जो दोस्त है वो गया CRPF में, वो गया BSF में, CISF में, मुझे पता यार उसकी तो जॉब परमानेंट है, यार वो तो 21 साल बाद शादी कर सकता है, उसकी तो सैलरी 21,000 रुपये से ज़्यादा है, मेरा मोरल क्यों डाउन नहीं होगा? माई क्वेश्चन इज, डू वी वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी और डू वी वॉन्ट अ वीक आर्मी? इफ़ यू वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, people should petition the government, people should spread this message that see, it is high time that we start doing something in favor of our armed forces. अब हमें अभी it is incumbent on us civilians, हम जा कर के कुछ भी ऐसा करें कि जिससे हमारी फ़ौज का मनोबल बढ़े, हम उनको सम्मान दें, हम उनको सैल्यूट करें, हम भले ही मार्टर्स मेमोरियल पे जाएं, जहाँ भी जाएं, या मे बी वी शुड राइट टू द गवर्नमेंट, आपके कोई लोकल MLA हैं या आपके MP हैं, वट एवर, you approach them, you tell them, you speak to them, you tell them that see, we need this Fauji's to be encouraged, and we need correction in the policies, because policies as on date are very faulty. These policies wherein problems are arising because of non-grant of permanent commission, non-grant of resignation, non-grant of disability pension, all these things are major problems. Non-coverage of medical
after retirement or release of a short service officer. These things have to be set properly so that the nation is in safe hands. ओके सर, आपने बहुत ही अच्छे से बताया और बहुत ही सारी चीज़ें डीपली कवर की जिसके बारे में बहुत जनरली बात नहीं करते लोग, और जो भी करना चाहते हैं उसको चुप करा दिया जाता है। आप बहुत ही खुल के बात करें इस टॉपिक पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी बोलने की कोशिश करता है उसको चुप करा दिया जाता है। इस देश में काफ़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, विच इज़ वेरी गुड। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो होना भी चाहिए और काफ़ी हद तक है भी। लेकिन इसके बारे में पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट so that we have a more robust armed forces and the nation is in safe hands. चुप करा दिया जाता है, बात सही नहीं है। मतलब ये है इशू कि ज़्यादातर लोग खुद से बोलते ही नहीं हैं, either because they are afraid or because they are not aware. So one, yes, we should not be afraid, and secondly, we should make ourselves aware and we should make our friends aware. ठीक है सर, थैंक यू आपका। Most welcome.